problems. Yes, I hope the screen is very clear because मेरे मोबाइल पे स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है मुझे. So नेगेटिव लिस्ट ऑफ जीएसटी 2.10 आप देख सकते हो. उस नेगेटिव लिस्ट को बिल्कुल ध्यान से देखना. और एक्चुअली स्पीकिंग हर चीज का, अभी आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो प्लीज इतनी कोशिश करो कि इनका आप क्लिक्स ले लो. क्लिक ले लोगे ना तो तुम लोगों को फायदा रहेगा कि कभी भी आप इसको रिवाइज कर सकते हो. ओके, नाउ सी negative list of GST. As such, there is no negative list under GST. Every supply is liable to GST, except the supplies defined under Schedule 3 of the CGST Act. देखो क्लियरली दिया हुआ है. एक मिनट. लेक्चर अभी स्टार्ट हुआ है. यस. So I was telling you that there is no negative list actually speaking. ठीक है, लेकिन क्योंकि हर एक सप्लाई पे, हर एक गुड्स पे आपको जीएसटी लागू होता ही होता है. सो कोई भी ये नहीं है, नेगेटिव लिस्ट नहीं है. लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो नेगेटिव लिस्ट में दिए हुए हैं अंडर शेड्यूल 3. अब आपको क्या ध्यान देना है, देखो यू हैव टू टेक केयर कि नेगेटिव लिस्ट में कौन से आइटम्स हैं या क्या आइटम्स हैं, और एग्जेम्प्ट सर्विसेज किसको बोला जाता है. The difference between the two. When you say exempt services are the services that should be taxable, but government has exempted them from GST. Okay, देखो clearly लिखा हुआ है. Negative list of services is different from exempt services. Although exempt services are taxable, but the government has exempted them from GST. While services in the negative list are not taxable at all. So दोनों में फर्क है. आपको दो concepts आते हैं, एक है negative list, एक है exempt services. नेगेटिव लिस्ट में शेड्यूल 3 में जो दिए हुए हैं कुछ आइटम्स दैट आर टोटली नॉट टू बी चार्ज्ड विद द जीएसटी, दैट डोंट कम अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी. लेकिन एग्जेम्प्ट सर्विसेज ऐसी सर्विसेज हैं जो चार्जेबल होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको चार्ज नहीं किया है. गवर्नमेंट ने उसको एग्जेम्पशन लिस्ट में डाला है. ठीक है. नाउ एक्टिविटीज ऑफ द ट्रांजैक्शंस व्हिच शैल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज. ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसको आप ना गुड्स मानते हो ना सर्विसेज मानते हो. Number 1, services by an employee to an employer in the course or in the relation to the employment. जॉब करते हुए एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को जो भी सर्विसेज पे करता है. अगर आपने कोई सीए अपॉइंट करके रखा है अपनी कंपनी में, तो सीए सब एम्प्लॉइज का रिटर्न फाइल करेगा, कंपनी का रिटर्न फाइल करेगा. आप नहीं बोलोगे he has given you extra services, he is working on salary basis. So in relation to employment, whatever he is being getting, whatever employee is giving services to the employer that are not supposed to be, कोई outside services करके उसको GST लागू हो जाएगा. This is not right. Okay. Second point is services by any court or tribunal established under any law for the time being in force. So जो भी court services देती है, आपकी court services जो भी देती है, आपका केस चलता है कोर्ट में, तो you are paying court fees for it. Okay. केस का जो भी फीस आप पे करते हो उसमें लीगल फीस रहती है. So जो भी कोर्ट आपको सर्विसेज दे रहा है उसके लिए उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं माना जाएगा, एंड देयर विल बी नो जीएसटी ऑन इट. उसके बाद द फंक्शंस परफॉर्म बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर्स ऑफ पंचायत, मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी, मेंबर्स ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज. व्हाटएवर फंक्शंस दे आर परफॉर्मिंग, दैट इज द पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी. कोई भी एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी एमपी एमएलए ये नहीं बोलेगा कि मैंने ये काम किया, मैंने समझो स्वच्छता डेवलप की आपके एरिया में, तो आप मुझे उतना एक्स्ट्रा पे करो. ये हम लोग इसके लिए जो भी पैसा वो लोग लेते हैं हमसे, हम उसको रिश्वत बोलते हैं, हम उसको सर्विस चार्ज नहीं बोलते हैं. वो कभी आपको रिसिप्ट नहीं देगा उसकी, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज योर इलीगल और ब्लैक मनी. ओके. सो व्हेन यू टॉक अबाउट सर्विसेज, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं, देखो कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो आपके रोल के साथ चलती हैं. फॉर एग्जाम्पल लॉयर केस लड़ने के लिए जो भी दलीलें देगा, जो भी एनर्जी यूज करेगा, जो भी बोलेगा डायलॉग्स, उसके लिए ही कैन नॉट चार्ज यू एक्स्ट्रा. डॉक्टर अगर अपनी सर्विसेज दे रहा है, कंसल्टेंसी दे रहा है, आप उस डॉक्टर को जो भी फीस पे कर रहे हो, डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके तुम्हारा ऑपरेशन किया, अपना टाइम दिया, घर में अपना ये टाइम वेस्ट किया, उसके लिए तुम मुझे एक्स्ट्रा पे करो. दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ स्पेशल सर्विस. दैट इज द फंक्शंस टू बी परफॉर्म बाय देम. ओके. नेक्स्ट पॉइंट देखो, यही दिया हुआ है. द ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन हु होल्ड्स एनी पोस्ट in pursuance of the provisions of the constitution in that capacity. आपकी कैपेसिटी है एज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर की पोस्ट पे डॉक्टर को वो एक क्या बोलते हैं ना, मेडिसिनल वैल्यू देनी चाहिए.
प्रॉपर आपका चेकअप करना चाहिए, प्रॉपर कंसल्टेंसी देनी चाहिए, ये बाय लॉ, बाय नेचुरल लॉ ये चीजें अप्लाई होती हैं। ही कैन नॉट बोस्ट कि ही हैज गिवन यू एक्स्ट्रा सर्विस एंड यू शुड पे फॉर दैट। ठीक है। उसके बाद द ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज अ चेयरपर्सन और एज अ मेंबर और एज अ डायरेक्टर in the body established by central government or state government or local authority and who is not deemed as an employee before the commencement of this clause. So जो भी एक्स्ट्रा किसी का अपॉइंटमेंट होता है आईएएस करके, आईपीएस करके, कलेक्टर बन के, इलेक्शन ऑफिसर बन के, और उनको वो ड्यूटीज करनी पड़ती हैं, that are supposed to be by the natural law the part of their duty. They cannot claim it as an extra service and they cannot charge you extra service charge और उसके ऊपर आपको उनको सर्विस टैक्स भरनी पड़े, उसको हम अलग से सर्विस नहीं मानते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। उसके बाद सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रिमेटोरियम, मॉर्चुरी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिजीज्ड। जो भी इंसान डिजीज्ड मतलब जिसकी डेथ हो गई, अफेक्टेड पार्टी जिसकी डेथ हो गई, उसको हम फ्यूनरल तक पहुंचा रहे हैं, वो जो भी सर्विसेज है, ब्यूरियल है, क्रिमेटोरियम है, ऑल दैट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज एक्स्ट्रा सर्विस। उसके ऊपर आपको कोई एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सर्विस टैक्स नहीं है। उसके बाद सेल ऑफ लैंड, ठीक है, सेल ऑफ बिल्डिंग सब्जेक्ट टू क्लॉज बी। नाउ व्हेन आई परचेज बिल्डिंग, ए बिल्डिंग में मैं फ्लैट लेती हूँ, मान लो एक बिल्डिंग है, समझो 1000 स्क्वायर फीट की है और उसमें से 250 फ्लैट्स है। ओके, 250 बहुत ज्यादा हो गया, हम लोग समझो 100 फ्लैट्स लेते हैं। 1000 स्क्वायर फीट की एरिया, 100 फ्लैट्स हैं उसमें, एक एक को मान लो 10-10 स्क्वायर फीट एरिया मिल रही है। अब जब मैं फ्लैट ले रही हूँ तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि फ्लैट की जगह मुझे लैंड नहीं मिल रहा है। लैंड में भी, उस पर्टिकुलर लैंड में जहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, उस लैंड में भी मेरा अधिकार है। सो दैट इज नॉट सपोज टू बी द, क्या बोलते हैं ना, डिफरेंट पार्ट फ्रॉम योर बिल्डिंग। आपको कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि तुझे जो करना है तो अपने फ्लैट में कर, तुम धरती पे क्यों कर रही है, क्योंकि धरती में भी आपका हिस्सा है, लैंड में भी। सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, उसके ऊपर बनी हुई बिल्डिंग, दे कम इन कंजक्शन विद ईच अदर, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। ओके, सो दैट इज व्हाट, उसको अलग से कोई सर्विस नहीं माना जाएगा। Then actionable claims other than lottery, betting and gambling, that will also not be treated as a supply of goods or supply of services. लॉटरी छोड़ो, बैटिंग छोड़ो, गैम्बलिंग छोड़ो, उसको छोड़ के बाकी जो भी एक्शनेबल क्लेम्स है उनको हम अलग से गुड्स या सर्विसेज नहीं मानते हैं। सो ये कुछ आपकी नेगेटिव लिस्ट के बारे में है। नेगेटिव लिस्ट इज टोटली डिफाइंड इन शेड्यूल 3, ओके, एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम एग्जाम सर्विसेज। और कुछ आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं जो सर्विसेज है ना गुड्स है। So I stop here for 1 minute, just go through with the words जो भी हमने रीड किए वो वर्ड्स रीड करो और देखो उसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, else we'll move out to the problem. कुछ भी डाउट है तो बिंदास पूछो। एक्शनेबल क्लेम्स, अगर आप बोलते हो एक्शनेबल क्लेम्स जिसमें स्टॉक, शेयर्स, सब कुछ आता है। The claims on which you can take action means you can go for auction, you can go for sale, you can go for purchase, कोई भी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, उसको हम एक्शनेबल क्लेम्स बोलते हैं। सो लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग को छोड़ के आप किसी को भी अलग से सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं मानोगे, बिकॉज दैट कम्स इन एसेट्स। Yes, any doubt? Can we move further? Okay, now let us come to this problem, understanding of IGST scheme। वो सब छोड़ दो, हम लोग ये प्रॉब्लम देख रहे हैं। इस प्रॉब्लम पे मेन प्रॉब्लम्स आपके बेस्ड है, कैसे प्रॉब्लम करना है, यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। और कल से मैं आपको क्लिक्स भेजूंगी प्रॉब्लम्स का और हम लोग करेंगे उसको सॉल्व एक्चुअली। ओके, सी, मिस्टर सुरेश मैन्युफैक्चर्ड 1800 लीटर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 10 रुपीज पर लीटर। गुड्स सोल्ड विद इन द स्टेट 800 लीटर, विद इन इंटर स्टेट यानी कि 2 स्टेट्स के बीच में 1000 लीटर। CGST and SGST are given as 6% and 6% respectively, and IGST is 12%. Calculate the tax liability. अब कैसे टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होगी, मैं तुम लोग को रिक्वेस्ट करूंगी जरा इस प्रॉब्लम को, ये जितना मैं शेड कर रही हूँ इसका आप स्क्रीनशॉट निकालो, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए अपना ये स्टार्ट करते हैं, एक्सेल शीट स्टार्ट करते हैं, नहीं तो तुमको समझ में नहीं आएगा। देख के ही करना है तो ये तो फिर बुक रेफर करके कर सकते थे। हाँ, इतना प्रॉब्लम आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, मैं इसका क्लिक निकाल रही हूँ ताकि आपका स्क्रीनशॉट क्लियर है।
क्या दिया हुआ है? गुड्स सोल्ड विद इन द स्टेट, गुड्स सोल्ड आउट ऑफ द स्टेट, उसका सीजीएसटी एसजीएसटी दिया हुआ है, आईजीएसटी दिया हुआ है. हाउ वी विल डू दिस प्रॉब्लम? क्लिक निकाल दिया. आई होप. कैन आई स्टॉप द शेयर? यस नो सब सोए हुए हो? यस तो बोलो. Yes, ma'am. यस. लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. अब तुम लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा कि जीएसटी एक्चुअली प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं और कैसे करना है. मैं यहाँ पे शॉर्ट में प्रॉब्लम लिखती हूँ जो मेन पॉइंट्स थी जो हमको काम आएंगी. गुड्स विद इन स्टेट सोल्ड 800 लीटर, interstate sold 1000 liters. इसको भी बना लेते हैं थोड़ा. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, आपने क्लिक निकाल दिया है. सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट है 6%, मतलब मैं ऐसा लिखती हूँ 12%. 12% तो आधा आधा दोनों को डिवाइड हो जाएगा. सी को 6 आ जाएगा, एस को 6 आ जाएगा, नथिंग न्यू. आईजीएसटी का भी रेट है 12%. Okay, now how we'll do? See, let us start with the solution. ऊपर लिखने का नेम ऑफ द एसएससी. किसका रिटर्न आप फाइल कर रहे हो? तो नाम है मिस्टर सुरेश. ओके, नेम ऑफ द एसएससी मिस्टर सुरेश. अब मिस्टर सुरेश यहाँ पे दो तरीके की सेल कर रहा है. एक है इंटर स्टेट, एक है इंट्रा स्टेट. इंट्रा यानी कि विद इन द स्टेट, और एक है इंटर, और एक है टोटल. पहले मुझे कॉलम्स बना लेने दो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे करना है. यह आएगा आपका पर्टिकुलर्स कॉलम. ठीक है, अब ये पर्टिकुलर्स के लिए आई विल मर्ज दिस. काम करते हैं, इसको यहाँ तक लेते हैं. Just 1 minute, give me 1 minute, I'll adjust with the things. ये आपका प्रॉब्लम है. यहाँ से हम ले रहे हैं बॉर्डर्स. Yes, this is the problem. Yes. तो ये आपका प्रॉब्लम है. ये बॉर्डर निकाल देते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. सो ये हमारा प्रॉब्लम है पूरा. ठीक है, पर्टिकुलर्स, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट, टोटल. ये अपने को इतना बड़ा कॉलम नहीं चाहिए, ये थोड़ा छोटा, ये थोड़ा छोटा. ओके, अब पर्टिकुलर्स में आप डालोगे टोटल क्वांटिटी सोल्ड. एक का दिया है 800 लीटर, एक का दिया है 1000 लीटर. प्राइस पर लीटर पर यूनिट. एक एक का प्राइस दिया है 10 रुपया. पर यूनिट की जगह हम लोग पर लीटर लिखेंगे तो बेटर. इसका भी 10 रुपया, इसका भी 10 रुपया. ओके, सो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड. ओके, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड. आपको मालूम है इनवर्ट सप्लाईज और एग्जाम सप्लाईज ये कल हमने किया था. सो कितने के गुड्स आपने दिए? यहाँ पे दिए 8000 के, यहाँ पे दिए 10000 के, मतलब टोटल आपने गुड्स दिए 16000 के. अब इसके ऊपर आपको टैक्स भरना है.
सॉरी 18,000। यस, इसके ऊपर अब मुझे टैक्स कैलकुलेट करना है। सो टैक्स अमाउंट, अब देखो 12% टैक्स कैलकुलेट करना है, इसका 12%, इसका 12%। जो ये इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट को लगता है IGST, इंटीग्रेटेड। ठीक है, दो स्टेट्स के बीच में जब बात आती है तो इंटीग्रेटेड। ये जो इंट्रा स्टेट है, इंट्रा मींस विद इन, मतलब मुंबई का मुंबई में, ओके, मुंबई का मुंबई में या फिर मुंबई का पूना में, विद इन महाराष्ट्र स्टेट जब सेल होता है तो हमको दो तरीके की टैक्स मिलती है, दैट इज CGST एंड SGST। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 12% निकालो टोटली और फिर बाद में इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करो। इन दोनों को मैं जरा शेड करती हूँ तो तुम लोग को समझ में आएगा। 6% करके दे दो दोनों को, और अगर नहीं तो डायरेक्टली पहले ही 12% का आधा 6% इसको दे दो, डायरेक्टली 6% कैलकुलेट करो इसका, और इसका भी 6% कैलकुलेट करो, वॉट एवर ऑप्शन यू वॉन्ट। 12% कैलकुलेट करके दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके दो तो भी चलेगा, अलग अलग करके दोनों को ये करके दो, दोनों को डिवाइड करके दो तो भी चलेगा, कैलकुलेशन ही अलग अलग दिखाओ तो भी चलेगा। ठीक है, और IGST का वी विल बी हैविंग डायरेक्ट चार्ज ऑफ 12% जो हमको बोला हुआ है। तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे, 8,000 का 6% होता है 480। अगेन यहाँ पे 0 आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 480। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं कॉलम्स का टोटल मार रही हूँ। ओके, उसके बाद SGST आएगा, अगेन इसका 480, इसका कुछ नहीं, अगेन 480 रुपीज विल बी पेड इन टोटल। एंड व्हाट इज IGST? यहाँ पे 0, IGST यहाँ पे नहीं आएगा, IGST इज ओनली फॉर द इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मतलब जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रही हूँ, मुंबई उड़ीसा, ओके, मुंबई उड़ीसा एग्जांपल दे रही हूँ। इंटरस्टेट मतलब 2 स्टेट्स, यस, मुंबई और उड़ीसा एग्जांपल डाल दिया, और यहाँ पे मैं एग्जांपल डाल रही हूँ मुंबई एंड पुणे। मुंबई और पुणे बोला तो ये विद इन स्टेट हो गया, विद इन महाराष्ट्र स्टेट हो गया, और मुंबई और उड़ीसा बोला मतलब ये दो स्टेट्स के बीच में हो गया। ठीक है, सो 12% 10,000 के ऊपर होता है 1200 रुपए, टोटल हो जाएगा 1200। अब मुझे बताए, कोई भी पूछेगा कि आपको टोटल GST कितनी पे करनी है, यहाँ पे मैं लिखूंगी टोटल टैक्स कलेक्टेड एंड टू बी पेड एंड पेएबल, यू कैन से टोटल टैक्स कलेक्टेड एंड पेएबल, ये है 960 कुछ नहीं है, इसका टोटलिंग ही कर रहे हैं हम, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज योर 960। अगेन यहाँ पे 1200 रुपए, और टोटल आ जाएगा बाहर 1200 और 900 इज 2160, यानी कि ये भी आपका 2160 आना चाहिए, ये भी 2160 आना चाहिए। चलो उसको रेड मार्क कर देते हैं तो आपको ध्यान जाएगा। ये दोनों, इसका भी टोटल, इसका भी टोटल ये आना चाहिए। इसको हम लोग एक अच्छा शेड मार देते हैं। Yes, 2160 is your GST payable. ओके, कुछ डाउट है तो पूछो। ठीक है, अभी देखो क्या है ये, मुझे 480 रुपए C पे करना है, 480 रुपए S पे करना है, और 1200 रुपए I पे करना है। इसका मतलब क्या होता है, देखो स्टेट बैंक में जैसे ही आपको GST नंबर मिला, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जैसे ही ये पॉइंट आपके दिमाग में आ गई ना तो बाकी के क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व हो जाते हैं। आपको जैसे ही GST नंबर मिला, आप जाके आपका अकाउंट ओपन हो गया गवर्नमेंट में, उस अकाउंट में 3 सब्सिडियरी अकाउंट्स खुलते हैं, छोटे छोटे अकाउंट्स। दैट इज वन अकाउंट यू हैव CGST, सेकंड अकाउंट यू हैव SGST, एंड थर्ड अकाउंट यू हैव IGST। इसका मतलब आपने जैसे ही पे किया, C पे किया तो C के अकाउंट में जमा हो गया 480 रुपए, S पे किया तो S के अकाउंट में जमा हो गया 480 रुपए, I पे किया तो I के अकाउंट में जमा हो गया 1200 रुपए। ओके, सो जैसे ही आप ये पे करोगे ना तो इसकी एडजस्टमेंट्स होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या एडजस्टमेंट्स होती हैं? देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली, कल मैंने आपको बोला था हम लोग इसको आगे करने वाले हैं, छोड़ दिया था हमने। इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नथिंग बट the credit that you have paid or the GST you have paid while purchasing the raw material. Okay,
ये जो भी 480 रुपए के गुड्स आपने बेचे, नेचुरली इसका कुछ तो रॉ मटेरियल होगा। उस रॉ मटेरियल में मान लो आपने 2 रुपया भी जीएसटी पे किया है, तो ये 2 रुपया हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, और अभी आपको पे करना पड़ेगा 478। ओके, अगर मेरे अकाउंट में क्रेडिट में पैसा पड़ा है, दिस इज कॉल्ड एज क्रेडिट ₹2, क्रेडिट में पैसा पड़ा है और ये मुझे पेएबल है 480 रुपीज, इसमें से 2 रुपया मेरे क्रेडिट में ऑलरेडी पे किया हुआ है, तो बाकी मुझे पे करना पड़ेगा 478, दैट विल बिकम पेएबल। इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी हमने इनपुट किया, इनपुट क्या करोगे, रॉ मटेरियल जो भी आपने इनपुट किया उसके ऊपर आपने जो भी टैक्स पे किया था उसका क्रेडिट। ओके, सो ये आपको माइनस होके मिलेगा। देखो, एक कमाई में से, एक कमाई मतलब 2160 रुपया, मिस्टर सुरेश ने 2160 रुपया का कमाई दिया 3 जनों को, 3 अकाउंट में बांट के दिया। अभी मम्मी को जैसे ही खर्ची मिलती है, सीजीएसटी कौन है, मम्मी। ओके, एंड एसजीएसटी कौन है, एसजीएसटी इज योर वाइफ। ये मैंने आपको पहले बताया था। आईजीएसटी कौन है, आईजीएसटी इज द मेन अर्नर, इसको हम बोलेंगे अर्नर। ठीक है, मेन कमाने वाला, जो एक का बेटा है और एक का पति, देगा पैसा दोनों को और दोनों अपने अपने अकाउंट में जमा करेंगे। ठीक है, कमाया एक ने, देखो मेहनत एक ने की है, मेहनत इस पति ने की है खाली, लेकिन इस मेहनत का पैसा, इस मेहनत का हिस्सा, ओके, इस मेहनत का हिस्सा सबको मिल रहा है, सी को भी मिल रहा है, एस को भी मिल रहा है। जो इंटरनल पैसा है उसको तो वो देखता भी नहीं है। ये जो 960 रुपए है ये इंटरनल है, इंट्रा स्टेट है, यानी कि मुंबई पुणे, विद इन महाराष्ट्र। विद इन महाराष्ट्र जो भी बचत हो रही है वो दोनों उठा के ले रहे हैं, सी भी ले रहा है, एस भी ले रहा है। मतलब घर में जो भी ट्रांजेक्शन होगा, घर में आमने सामने जो भी पैसे का लेन देन होगा, उसमें मम्मी बोलेगी मेरे को दे, बीवी बोलेगी मेरे को दे। लेकिन जो बाहर कमाई हो रही है वो कमाई प्योरली आय की, आय क्या करेगा, उसको अपने अकाउंट में जमा करता जाएगा और अपने बिजनेस में रोटेट करता जाएगा। सो दिस इज समथिंग व्हाट यू कॉल आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ओके, कुछ भी डाउट है तो पूछो। Ma'am, can you please again repeat input tax credit? इनपुट टैक्स क्रेडिट, देखो क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब रॉ मटेरियल। यहाँ पे आपको दिया है ना क्वांटिटी सोल्ड 800 और 1000, ये जो 800 और 1000 लीटर बेचने की बात आई है, तो ये परचेज भी तो हमने किया होगा ना, इसका कुछ रॉ मटेरियल, इसको मैन्युफैक्चर किया होगा। या मान लो ये फॉर एग्जांपल ये किसका प्रॉब्लम दिया हुआ है, ऑयल का, जस्ट 1 मिनट, फिनिश प्रोडक्ट्स दिया हुआ है। ठीक है, मान लो फिनिश प्रोडक्ट्स दिया है डायरेक्टली, पर समझो कुछ ऐसा एक केमिकल है, लेट अस अज्यूम सुरेश इज डीलिंग इन केमिकल, और उसने ये केमिकल परचेज किया है 801 और 1000, यानी कि 1800 यूनिट्स उससे परचेज किया है। तो परचेज करने के टाइम पे इस 1800 लीटर पे उसने भी कुछ जीएसटी पे किया होगा। ओके, मे बी 12% ही हैज पेड जीएसटी। अभी ये जैसे ही उसने 12% इसके ऊपर पे किया, कितना पे किया होगा, 1800 का 12% 180 होता है, और 18 36 रुपए यानी कि 216 रुपए, 216 रुपए उसने भी पे किया होगा। 216 रुपए जैसे ही उसने पे किया तो ये उसके क्रेडिट में चला गया। 216 उसने ऑलरेडी पे किया है, उसको पे करना है 2160, उसमें से 216 ही हैज ऑलरेडी पेड, लेस 216 परचेस करने के टाइम पे उसने ऑलरेडी पे किया है, तो बाकी का अमाउंट जो भी आएगा ही विल हैव टू पे। ओके, ही विल हैव टू पे सम 1800, आई सपोज 84 रुपीस, कैलकुलेशन पे मत जाओ, जस्ट उतना समझो, ही हैज टू पे दैट बाकी का अमाउंट। तो इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी आप गुड्स लेते हो, देखो सप्लायर जो भी है वो अपने जेब में से तो माल नहीं निकालेगा ना कहीं से तो उसने परचेस किया ही होगा। मैन्युफैक्चरिंग भी किया तो रॉ मटेरियल तो लिया ही होगा, हवा में तो गुड्स नहीं बेचने वाला है। सो जो भी मैन्युफैक्चरर से लेगा वो जीएसटी पे करेगा, फिर वापस आपसे जीएसटी लेगा और गवर्नमेंट को देगा, तो ये तो डबल जीएसटी हो गई ना। इसके लिए वो क्या करेगा, उसने कितना पे किया है 5 रुपया, आपसे कितना लिया है 10 रुपया, तो 5 रुपया वो अपनी जेब में डालेगा और 5 रुपया गवर्नमेंट को देगा। क्योंकि अल्टीमेटली जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन टैक्स। डेस्टिनेशन टैक्स मतलब जो लास्ट पर्सन है, जो एंजॉय करता है, कंज्यूमर, उसको पे करना है। अगर मैं मान लो एक मोबाइल लेती हूँ, मोबाइल के ऊपर जीएसटी है 5000 रुपया, तो वो 5000 मेरी जेब से जाएगा। ठीक है, सामने वाले ने जब मोबाइल लिया था तो 2000 रुपया पे किया था, क्योंकि उसने तो सस्ते में लिया होगा ना, नेचुरली दुकानदार सस्ते में लेगा तभी तो मुझे महंगे में बेचेगा। तो उसने 2000 रुपया जीएसटी पे किया हुआ, ही विल चार्ज मी 5000, आई विल गिव हिम 5000, उसमें से 3000 वो अपनी जेब में डालेगा, और सॉरी 2000 अपनी जेब में डालेगा जो उसने ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है,
और बाकी 3,000 गवर्नमेंट को देगा। सो ये जो 2,000 अपनी जेब में डालेगा, जेब में मतलब अकाउंट में डालेगा, और वो अकाउंट को नाम देते हैं हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब ये आपका चौथा कैलकुलेशन है। इनपुट टैक्स क्रेडिट कोई अलग से अकाउंट नहीं होता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में हम लोग देखते हैं कि सेंट्रल का कितना बैलेंस है, स्टेट का कितना है और आय का कितना है, इंटीग्रेटेड कितना है, और उतने हिसाब से उसमें अमाउंट रखते हैं। सो दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। कितना सामान है जो आपने विद इन स्टेट परचेज किया है, मुंबई पुणे के अंदर में जो भी परचेज किया होगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी में रहेगा उसका क्रेडिट, और जो भी आपने इन दो स्टेट्स के बीच में परचेज हुआ है दैट विल बी शोन इन आईजीएसटी। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि एक तरीका है जस्ट टू मेक यू रियलाइज के कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट लेगी, और बाकी अगर दो टेरिटरीज क्रॉस हो गई, दो स्टेट क्रॉस हो गए, तो ये इंटीग्रेटेड जीएसटी हो जाएगा। तो इस प्रकार तुम लोग कैलकुलेशन करने वाले हो जीएसटी का। वेरी सिंपल टॉपिक, कुछ प्रॉब्लम नहीं, खाली बेसिक हमको समझ में आना चाहिए। कुछ डाउट है तो पूछो। मैम हाँ बोलो। मैम एग्जेम्प्ट गुड्स जीएसटी के अंडर टैक्सेबल नहीं है, तो फिर किस चीज के अंदर उसको टैक्स लगता है एग्जेम्प्ट गुड्स किसी को? के भी अंदर नहीं, किसी के भी अंदर नहीं। देखो एग्जेम्प्ट गुड्स कौन से होते हैं? जो रेयर गुड्स है, जो ऐसे हैं जो वैसे भी सब लोग नहीं यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर भी अगर आप टैक्स लगाने लगोगे तो दैट विल क्रिएट एन इशू। इसके लिए उनको एग्जेम्प्ट लिस्ट में डाला हुआ है। सम गुड्स विच आर वेरी वेरी, देखो जैसे नेसेसिटीज हैं, सॉल्ट है, ब्रेड है, 0% टैक्स जिनके ऊपर लगता है, दे आर ऑल कॉल्ड एज एग्जेम्प्ट गुड्स, बिकॉज अननेसेसरी द बर्डन इज ऑन द कंज्यूमर्स, हमको मालूम है। और अगर इन गुड्स के ऊपर आपने लगा दिया, टैक्स लगा दिया, तो नेचुरली ये फिर गरीबों के ऊपर बर्डन हो जाएगा। इसके लिए इसको अवॉइड करने के लिए मिल्क, ब्रेड, एग, ये सब एग्जेम्प्ट गुड्स में आते हैं। मैम एग्रीगेट वैल्यू निकालते समय तो लेते हैं ना? सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए, एग्रीगेट वैल्यू निकालने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए इट इज कंसीडर्ड, नॉट एग्जैक्टली फॉर द टैक्स। एग्रीगेट वैल्यू क्यों निकालते हैं हम लोग? ये देखने के लिए कि 1.5 करोड़ क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, 50 लाख क्रॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसके लिए आप करते हो। अदरवाइज देखो केक में हम लोग एग डालते हैं, ओके, एग के ऊपर आपको 0% टैक्स है, क्योंकि एग इज कंज्यूम्ड बाय। गांव में जाके देखो तो बेचारे गरीब बच्चे एग वगैरह से ब्रेड खा के खत्म करते हैं, खाना खा लेते हैं। सो एग के ऊपर टैक्स नहीं है। अब जब केक के ऊपर तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा, ठीक है, व्हाटएवर मिनिमम अमाउंट जो भी है उसका टैक्स लगेगा। तो जब हम उसका एग्रीगेट वैल्यू, कोई बेकर है, कितनी बेकरी में उसकी सेल होती है, जब वो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने जाएगा तो वो उसमें एग की वैल्यू भी ऐड करेगा। वो ऐसे नहीं बोलेगा मेरा केक 150 रुपए का, उसमें एग 40 रुपए का माइनस करो, बाकी 110 का केक। दिस इज नॉट अलाउड। एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करने के टाइम पे आपको एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी ऐड करने पड़ते हैं। दैट इज द ओनली रीजन, क्योंकि वहां अगर आपने माइनस कर दिया तो आप एक्चुअल टर्नओवर नहीं दिखा पाओगे। फिर तो वो बोलेगा मिल्क पे टैक्स नहीं है, ब्रेड पे, अपने इस पे टैक्स नहीं है, एग पे टैक्स नहीं है, तो फिर केक पे कम से कम टैक्स। और फिर वो अपने आप को कॉम्पोजिशन स्कीम में ले लेगा कि 1.5 करोड़ नहीं हो रहा है, और कॉम्पोजिशन स्कीम में ले लिया तो 500,000 जो भी कम पड़ा, जो भी टैक्स उसके ऊपर कम पड़ा उसका फायदा है, लेकिन गवर्नमेंट का नुकसान। आप सोचो 1-2 जन ऐसा करेंगे चलेगा, सब लोग ऐसा करने लगेंगे तो गवर्नमेंट को नुकसान ही नुकसान है जीएसटी में। सो दैट इज द रीजन। सोच समझ के ये सब पॉइंट्स ऐसी बनाई हुई हैं, तुम लोग सोच के देखोगे ना इनका इफेक्ट क्या है, यू विल बी सरप्राइज्ड कि फाइनेंस मिनिस्टर हमारा कितना दिमाग लगाता होगा इन चीजों के लिए। चलो एनीवेज, दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव डन टुडे। कल से हम लोग छोटे छोटे प्रॉब्लम से फिलहाल तो उसके मैं क्लिक्स डालती जाऊंगी और तुम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे हम लोग, और आगे बढ़ते जाएंगे। अभी अब तो ब्लेंडिंग है, थोड़ा थ्योरी थोड़ा प्रॉब्लम, थोड़ा थ्योरी थोड़ा प्रॉब्लम, ब्लेंडिंग है, करते जाएंगे, आप लोगों को जीएसटी समझ में आ जाएगा। सो जरा पार्टिसिपेंट्स का क्लिक ले लो। और जीएसटी प्रोविजंस हमेशा रोज रोज चेंज होते रहते हैं, इतना मत सोचना कि जो मैं करवा रही हूँ फाइनल है, वो तो बुक के हिसाब से है। उसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो आप जब भी फ्री हो ना तो वीडियोस देखा करो जीएसटी के। बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर के वीडियोस हैं, दे में क्लैरिफाई द थिंग्स लाइक एनीथिंग। ऐसा भी हो सकता है कि हम जो बुक में पढ़ा रहे हैं वो लास्ट ईयर का है, इस साल का जो भी रहेगा वो टोटली नया रहेगा। ओके, सो जस्ट टेक केयर, अपडेट योरसेल्फ विद जीएसटी, डोंट गो विद द टेक्स्ट बुक इन्फो एग्जाम के लिए, ठीक है? मैम न्यू एडिशन अभी तक नहीं आया?
न्यू एडिशन आ गया है, ये जो मैं तुम लोग को दिखा रही हूँ शेड पब्लिशर का न्यू एडिशन है। पुराने एडिशन में एक बात बता दूं, तो ये मैम शेट लेना चाहिए क्या मनन लेना चाहिए? देखो शेट लोगे तो बेटर है, मनन में थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज किया हुआ है। ओके मैम। ठीक है, और अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, मान लो मॉनिटरी इश्यूज हैं या जो भी, तो प्लीज मेरे से कांटेक्ट करना, आई विल टेल यू द शॉर्टकट मेथड। ओके, सबको नहीं बताऊंगी मैं, बेचारे दुकान वाले ही बंद हो जाएंगे फिर। सो चलो ये एक पॉइंट। दूसरी एक पॉइंट, लास्ट ईयर का अगर आप बुक लोगे ना, तो हमने जो 1.5 करोड़ का टर्नओवर देखा है ना, मैक्सिमम 1.5 करोड़ कॉम्पोजिशन स्कीम, लास्ट ईयर के बुक में वो 1 करोड़ है। तो इसके लिए अपडेटेड वर्जन ही यूज करना। रोज रोज जीएसटी के न्यू प्रोविजंस आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक वो सेटलिंग स्टेज पे है। ओके, जीएसटी के न्यू प्रोविजंस आ रहे हैं, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू फाइनलाइज। अगर मेरे पास यही टेक्स्ट बुक होता खाली, तो मैं आपको 1 करोड़ का पॉइंट बताती थी, लेकिन अभी ऑनलाइन बुक भी है जिसमें क्लियरली इस साल का अपडेशन किया हुआ है, यानी कि 1.5 करोड़ रुपया। तो वी हैव डन विद दैट 1.5 करोड़ और 50 लाख का लिमिट हमको पता चला। इसके लिए जब भी परचेस करने जाओ टेक्स्ट बुक न्यू वर्जन का लेना, पुराने वर्जन में बिल्कुल मत जाना। और अगर मान लो कुछ इश्यूज हैं जैसे मैंने बोला, तो प्लीज कॉन्टेक्ट मी, आई विल टेल यू द शॉर्टकट मेथड। सो चलो, टेक केयर, गुड बाय।